हे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। आज के वीडियो में हम लिम्ब डेवलपमेंट के बारे में देखने वाले हैं। किस तरीके से लिम्ब डेवलपमेंट होता है, किस तरीके से हॉक्स जीन्स जो है वो लिम्ब डेवलपमेंट का पार्ट होते हैं। स्पेसिफिकली आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द लेक्चर गाइस। सबसे पहले हॉक्स जीन्स पे जाने से पहले हम इसके थोड़े से बेसिक्स पे चलते हैं कि लिम्ब डेवलपमेंट में जो बेसिक टर्म्स है उसका मतलब क्या होता है। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करें लिम्ब में, अगर हम देखें तो एक होता है प्रॉक्सिमल एंड और एक होता है डिस्टल एंड। जब भी हम बात करते हैं हमारे शोल्डर की तरफ की, तो उस चीज को हम यहाँ पर कौन सा एंड बोलेंगे, डिस्टल एंड बोलेंगे। और वही हम हमारे हैंड के टिप की या लेग के टिप की बात करेंगे तो उस पॉइंट को डिस्टल एंड कहा जाएगा। उसी के साथ साथ अगर हम यहाँ पर हमारे लिम्ब को डिवाइड करेंगे तो वो तीन हिस्सों में डिवाइड हो सकता है। सबसे पहला हिस्सा जो होगा वो स्टाइलोपोड होगा, जिसमें हाथ के केस में ह्यूमर आएगा और पैर के केस में फीमर आएगा। उसके बाद ज़्यूगोपोड आएगा, जिसमें अगर हम हाथ की बात करें तो अल्ना और रेडियस बोन्स होती है और पैर में टिबिया और फिब्यूला बोन्स प्रेजेंट होती है। वहीं ऑटोपोड की कंडीशन में अगर हम यहाँ पर देखें तो हैंड्स के केस में रिस्ट और फिंगर्स आती हैं, वहीं पैर के केस में एंकल और टोज आते हैं। तो बेसिकली हमारा जो लिम्ब होता है वो डिवाइडेड होता है तीन मेन हिस्सों में, स्टाइलोपोड, ज़्यूगोपोड और ऑटोपोड, जिनके बेसिस पे बोन्स होती हैं कि अलग अलग जो बोन्स है वो इन तीन हिस्सों में डिवाइडेड रहती है, हमारे फोर लिम्ब यानी कि हाथ में और हमारे हाइंड लिम्ब यानी कि पैर में। जैसे कि स्ट्रक्चर्स आप यहाँ पर भी सेम वही देख सकते हो जो मैंने जस्ट आपको एक्सप्लेन किया है कि यहाँ पर फोरलिम जो है उसमें स्टाइलोपोड, ज़्यूगोपोड, ऑटोपोड किस तरीके से फोरलिम की बोन्स में डिवाइडेड है और हाइंड लिम्ब की बोन्स में डिवाइडेड है। तो ये यहाँ पर क्या हो गया है, बेसिक हो गया है। वंस अगेन इस वाले हिस्से को प्रॉक्सिमल हिस्सा कहेंगे और इस वाले हिस्से को डिस्टल हिस्सा कहा जाएगा। अब हम यहाँ पर स्पेसिफिकली समझने की कोशिश करते हैं कि जो हॉक्स जीन है वो किस तरीके से इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो अगर हम हॉक्स जीन का काम करें तो हॉक्स जीन जो है वो स्पेसिफिकली लिम्ब स्केलेटन आइडेंटिटी में मदद करते हैं। यानी कि जिन स्केलेटन सिस्टम की अभी हमने बात की उन्हीं स्केलेटन के स्पेसिफिकेशन में वो मदद करते हैं कि यहाँ पर जो है ये बोन रहेगी, यहाँ पर ये बोन रहेगी, इस तरीके की स्पेसिफिकेशन में मदद करते हैं। अगर हम यहाँ पर देखिए जो प्रॉक्सिमल हिस्सा है, प्रॉक्सिमल हिस्से से डिस्टल हिस्से तक यहाँ पर हॉक्स जीन का एक्सप्रेशन होता है। किस तरीके से एक्सप्रेशन होता है, कैसे होता है, ये सब अभी आप देखेंगे। अगर हम हॉक्स जीन की स्पेसिफिकली बात करें तो जीन यानी कि क्या होगा, एक डीएनए का पार्ट होता है जीन। ये जो जीन है वो क्या करेगा, वो यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स बनाएगा। यानी कि इस जीन से सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन होके एमआरएनए बनेगा, फिर उस एमआरएनए से ट्रांसलेशन होके प्रोटीन बनेगा। अब ये जो प्रोटीन है वो किस तरीके से एक्ट करने वाला है, एज अ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह वर्क करने वाला है। कहने का मतलब है कि अब ये जो प्रोटीन है ये किसी और जीन के एक्सप्रेशन को कंट्रोल करेगा। तो यहाँ पर ये क्या करेगा, किसी और जीन के एक्सप्रेशन को यानी कि किसी और जीन के प्रोटीन के बनने की सिंथेसिस को ये कंट्रोल करने वाले हैं। तो हॉक्स जीन्स एक ग्रुप ऑफ फैमिली होते हैं, मतलब एक फैमिली का पार्ट होता है जिनका काम होता है बेसिकली ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स बनाना, जो कि यहाँ पर कंट्रोल करेंगे बाकी के जीन्स को। अगर हम यहाँ पर हॉक्स जीन्स की बात करें तो हॉक्स जीन में डिफरेंट डिफरेंट तरीके के हॉक्स जीन्स आते हैं। जैसे कि अगर हम स्पेसिफिकली बात करते हैं हॉक्स 9 और हॉक्स 10 पैरालॉगस की, तो बेसिकली किसको स्पेसिफाई करते हैं, स्टाइलोपोड को स्पेसिफाई करते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पर देखें, ये वाला जो पार्ट है सबसे पहला ये दिखा रहा है फोरलिम के बारे में और ये वाला पार्ट दिखा रहा है हाइंड लिम के बारे में। जब हम फोर लिम की बात करते हैं, जब हम यहाँ पे फोर लिम की बात कर रहे हैं तो फोर लिम में हॉक्स 9 और हॉक्स 10 जो है वो बेसिकली स्पेसिफाई कर रहा है स्टाइलोपोड को। वहीं अगर हम यहाँ पर हाइंड लिम की बात करें तो हाइंड लिम में सिर्फ और सिर्फ हॉक्स 10 मौजूद है, जैसा कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं। हॉक्स 9 हाइंड लिम के केस में नहीं है, स्टाइलोपोड के अंदर सिर्फ हॉक्स 10 है। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर ज़्यूगोपोड में जाए तो ज़्यूगोपोड में जो हॉक्स 11 होता है वो बेसिकली यहाँ पर दोनों ही ज़्यूगोपोड में प्रेजेंट होता है। कहने का मतलब है फोर लिम के भी और हाइंड लिम के भी ज़्यूगोपोड में प्रेजेंट होता है। ऑटोपॉड में अगर हम यहाँ पर देखिए तो हॉक्स 12 और हॉक्स 13 यहाँ पे मौजूद होता है। किसमें मौजूद होता है, ऑटोपॉड ऑफ फोर लिम एंड ऑटोपॉड ऑफ हाइंड लिम में।
तो कौन कौन से हॉक्स कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हॉक्स 9 और 10 बेसिकली स्टाइलोपोड में होता है, 11 ज़्यूगोपोड में होता है और 12 और 13 ऑटोपोड में रहता है। सो अभी तक जो हमने डिस्कस किया वो बिल्कुल बेसिक था और हमने अभी तक ये जान लिया कि हॉक्स जो है वो स्पेसिफिकली कौन से पोर्शन में एक्सप्रेस होता है, स्पेसिफिक हॉक्स कहाँ मौजूद होता है। अब इसके बाद बात आती है कि इन हॉक्स की अगर म्यूटेशन हो जाए तो उसकी वजह से क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने यहाँ पर एक कंडीशन रखी जिसमें हमने कहा कि हॉक्स 10 को अगर हम म्यूटेट कर दें तो उसकी वजह से डेफिनेटली हॉक्स 10 जो चीजें बनवाता था वो बनेगी नहीं। अब हॉक्स 10 नॉर्मली किसकी सिंथेसिस करता है, स्टाइलोपोड की सिंथेसिस करता है। तो इस कंडीशन में स्टाइलोपोड जो है वहां पर हाइंड लिम्ब में फीमर बोन होती है। तो कहने का मतलब है कि हाइंड लिम्ब में फीमर बोन नहीं बनेगी अगर हॉक्स 10 म्यूटेटेड हो गया, क्योंकि हॉक्स जीन्स का क्या काम था, हॉक्स जीन का काम था कि वो बोन्स को स्पेसिफाई करवाते हैं। तो ऐसी चीज यहाँ पर देखी गई कि जब हमने सारे के सारे अलील्स हॉक्स 10 पैरालॉगस के, 3 हॉक्स पैरालॉगस के जितने भी यहाँ पे 6 अलील्स थे, दैट इज ए सी सी डी डी, हमने जब इन सब के सब को यहाँ पर म्यूटेट कर दिया, जब हमने इन सब को यहाँ पर म्यूटेट कर दिया है माइस के एम्ब्रियो में, तो इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से ना ही तो कोई फीमर बना, ना ही कोई पटेला बोन देखी गई। किसमें नहीं देखी जाएगी, हाइंड लिम्ब में नहीं देखी जाएगी, जो कि नॉर्मली स्टाइलोपोड में होनी चाहिए थी। वो सारी चीजें सिंथेसाइज नहीं हुई। लेकिन अगर हम यहाँ पर हैंड की बात करें यानी कि फोर लिम्ब की बात करें तो इस कंडीशन में फोर लिम्ब के पास ह्यूमरस प्रेजेंट थी। उसका रीजन ये है कि यहाँ पर जो स्टाइलोपोड है उसके पास हॉक्स 9 नॉर्मली फंक्शनल हॉक्स 9 प्रेजेंट था। इसकी वजह से हॉक्स 9 ने यहाँ पर इसकी सिंथेसिस करवा दी, लेकिन जो हाइंड लिम्ब था वो स्टाइलोपोड के लिए हॉक्स 10 के ऊपर डिपेंडेंट था और हॉक्स 10 के ना होने की वजह से यहाँ पर जो हाइंड लिम्ब है उसके पास फीमर जो है वो नहीं प्रेजेंट है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, अगर ये म्यूटेट हुआ तो फोर लिम्ब जो है उसमें तो नॉर्मल आपको बोन मिल जाएगी जो वहां पे बननी चाहिए थी। क्यों मिल जाएगी, क्योंकि उस कंडीशन में हॉक्स 9 यहाँ पे प्रेजेंट है। लेकिन वहीं अगर हम यहाँ पे बात करें हाइंड लिम्ब में, तो हाइंड लिम्ब में यहाँ पर फीमर जो है वो नहीं बन पाएगी, क्योंकि इस बोन की सिंथेसिस के लिए जो हाइंड लिम्ब थी वो हॉक्स 10 के ऊपर डिपेंडेंट थी। ऐसे अगर हम एक और कंडीशन देखें कि समझिए अगर हमने कहा कि जितने भी 3 यहाँ पर हॉक्स 11 के पैरालॉग्स है, जितने भी हॉक्स 11 के यहाँ पर है 6 के 6 अलील है, इन सबको अगर हमने म्यूटेट कर दिया, इन सबको अगर हमने डिलीट कर दिया या म्यूटेट कर दिया, तो इस कंडीशन में व्हाट विल हैपन। तो हॉक्स 11 बेसिकली किसकी सिंथेसिस करवाता था, हॉक्स 11 बेसिकली ज़्यूगोपोड की सिंथेसिस करवाता था। तो इस कंडीशन में यहाँ पर जो हाइंड लिम्ब होगा उसके बाद ना ही तो टिबिया होगा ना ही फिब्यूला होगा। तो यानी कि यहाँ पर हाइंड लिम्ब में जहां पर टिबिया और फिब्यूला बनना था वो हिस्सा होगा ही नहीं। सिमिलरली फोर लिम्ब के पास भी रेडियस और अल्ना नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो हॉक्स 11 था वो स्पेसिफिकली ज़्यूगोपोड की डिटर्मिनेशन करा था कि ज़्यूगोपोड की तरफ क्या स्केलेटन बनना चाहिए। तो ये यहाँ पर कौन सा म्यूटेशन हो गया, दूसरा हो गया। सिमिलरली अगर हमने यहाँ पर ऑक्स A13 और ऑक्स D13 को म्यूटेट कर दिया, नॉकआउट कर दिया, डिलीट कर दिया, तो इस कंडीशन में जो ऑटोपॉड है वो लॉस हो जाएगा, क्योंकि ऑटोपॉड की जो यहाँ पर स्पेसिफिसिटी है वो कौन लेकर आता है, हॉक्स A13 और हॉक्स D13 लेकर आता है। तो इसको अगर हमने यहाँ पर डिलीट कर दिया तो ऑटोपॉड में यहाँ पर क्या होने लग जाएगा, लॉस होने लग जाएगा। जैसे कि आप एक कंडीशन यहाँ पर देख सकते हो कि अगर हमने स्पेसिफिकली हॉक्स D13 में म्यूटेशन करवाई तो उसकी वजह से हैंड में और फीट में एबनॉर्मैलिटीज आने लग जाती है। कैसी एबनॉर्मैलिटीज आने लग जाती है, पॉलीसिंडेक्टाइली फॉर्म होने लग जाती है। पॉलीसिंडेक्टाइली का मतलब एक्स्ट्रा डिजिट्स होती है और वो भी जॉइंट एक्स्ट्रा डिजिट्स होगी, यानी कि जॉइंट होगी। तो इस तरीके से यहाँ पर है। तो बेसिकली अगर हम यहाँ पर देखें तो क्या क्या है, हॉक्स 9 है, हॉक्स 10 है, हॉक्स 11 है, हॉक्स 12 है एंड हॉक्स 13 है।
अगर हम 10, 9 और 10 की बात करें तो वो बेसिकली किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, सबसे पहला जो हिस्सा होता है उसके लिए यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होती है टुवर्ड्स द प्रॉक्सिमल साइड, यानी कि क्या बनाती है, स्टाइलोपोड बनवाती है। अब ये स्टाइलोपोड किस में बनवाएंगी, ये स्टाइलोपोड जो है वो फोरलिम में बनवाएंगी। और वहीं अगर हम स्पेसिफिकली बात करें हॉक्स 10 की, तो वो भी स्टाइलोपोड बनवाएगा। किस में बनवाएगा, स्पेसिफिकली हॉक्स 10 की अगर हम बात करें तो वो स्पेसिफिकली हाइंड लिम्ब में वर्क करेगा, और ये दोनों मिलके कहाँ पे वर्क करेंगे, फोर लिम्ब में वर्क करेंगे। इसकी वजह से अगर हॉक्स 10 म्यूटेट होता है तो हाइंड लिम्ब में फीमर बोन एब्सेंट रहती है, क्योंकि फीमर बोन जो कि यहाँ पर स्टाइलोपोड का हिस्सा है वो नहीं बन पाती। हॉक्स 11 जो होता है वो बेसिकली किसको बनवाता है, ज़्यूगोपॉड को बनवाता है। अगर वो म्यूटेट हुआ तो इस कंडीशन में जो ज़्यूगोपॉड की बोन्स है उस पे इंपैक्ट आता है। हॉक्स 12 और 13 जो होता है वो बेसिकली किसकी सिंथेसिस करता है, ऑटोपॉड की सिंथेसिस करता है। अगर हॉक्स 13 ए और डी म्यूटेट होते हैं तो इस कंडीशन में बेसिकली हम यहाँ पर क्या देखने की कोशिश करते हैं, उस कंडीशन में हमें बेसिकली दिखता है कि यहाँ पर ऑटोपॉड जो है उसमें यहाँ पर लॉस दिखने को मिलता है। और स्पेसिफिकली अगर हम यहाँ पर देखें हॉक्स 13 डी का म्यूटेशन होता है तो उस कंडीशन में यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलती है, पॉलीसिंडेक्टाइली देखने को मिलती है, यानी कि एक्स्ट्रा डिजिट्स जो होती है वो ज्वाइन हो जाती है। इससे रिलेटेड अगर हम CSIR के क्वेश्चन देखें तो 2020 में CSIR ने क्वेश्चन पूछा था, ह्यूमन पॉलीसिंडेक्टाइली सिंड्रोम रिजल्ट्स फ्रॉम अ होमोजाइगस म्यूटेशन एट। कह रहे हैं कि अगर मैंने पॉलीसिंडेक्टाइली लेकर आनी है ह्यूमंस में तो मैं किन में म्यूटेशन कराऊं, तो हमें पता है हमें हॉक्स D13 में म्यूटेशन लानी चाहिए, यानी कि वन ऑफ द जीन ऑफ हॉक्स डी में हमें म्यूटेशन लानी चाहिए। तो ये CSIR का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। सिमिलरली यहाँ पर भी एक क्वेश्चन है, कह रहा है कि जो हॉक्स प्रोटीन्स होते हैं वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन ज़्यूगोपोड, स्टाइलोपोड और ऑटोपोड की सिंथेसिस के लिए। What would be observed phenotype for homozygous for a HOX D13 म्यूटेशन। कह रहा है अगर एक ह्यूमन में HOX D13 म्यूटेटेड है तो इस कंडीशन में क्या होगा। तो इस कंडीशन में हमें पता है ना ही तो ज़्यूगोपॉड पे असर पड़ेगा ना ही स्टाइलोपॉड पे पड़ेगा, फीमर और पटेला पे तो कोई असर नहीं पड़ने वाला क्योंकि हॉक्स टी की म्यूटेशन की वजह से पड़ता है। एबनॉर्मेलिटीज आएगी हैंड और फीट में, जिसमें डिजिट्स जो होंगे वो पॉलीसिंडेक्टाइली शो करेगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस तरीके से ये सब क्या था, रोल था हॉक्स जीन्स का किसके ऊपर, लिम्ब डेवलपमेंट में, जो यहाँ पर लिम्ब स्केलेटन की आइडेंटिटी होती है उसमें। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके अलावा अगर आप बंसल बायोलॉजी के साथ पढ़ना चाहते हैं MSc एंट्रेंस और PhD एंट्रेंस के लिए तो जरूर ऐप डाउनलोड करिएगा और हमारी वेबसाइट पे जरूर विजिट करिएगा। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय।